everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to cover the theories of socialization, a very important topic for all the sociology aspirant, no matter what exam you are preparing for. So theories of socialization में we have to study Mead theory, C.H. Cooley theory and Sigmund Freud theory. Okay, I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you must join if you are a sociology student. So NET exam is on 1st October and I hope you guys are preparing well. If you are preparing for this upcoming exam, please let me know in the comment section. So let us start and understand the theories of socialization. The term socialization refers to the processes whereby individuals are taught the skills, behavior, patterns, values and motivations that are needed for competent functioning in the culture in which they are growing up. हमें पता है socialization बहुत सारे ऐसे processes से मिलके बना होता है जो एक इंडिविजुअल को स्किल्स, बिहेवियर, वैल्यूज ये सारी चीजें सिखाते हैं ताकि वो जिस कल्चर में बड़े हो रहे हैं, जिस कल्चर में ग्रो हो रहे हैं, वो उसमें अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके, अच्छे से वो लाइफ अच्छे से वो सोसाइटी का मेंबर बन सके. Socialization includes all those processes in which culture is transmitted from one generation to next. Socialization के थ्रू जो कल्चर होता है वो एक से दूसरे जनरेशन में मूव होता है, शिफ्ट होता है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग फॉर स्पेसिफिक रोल्स इन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन. तो एक तरह से समझ लीजिए आपके जो रोल्स होते हैं उसमें आपकी ट्रेनिंग होती है लाइफ टाइम. ओके, सो सोशलाइजेशन का मीनिंग तो यहाँ पर क्लियर है. एक चीज और याद रखना, सोशलाइजेशन इज जस्ट सेम एज इनकल्चरेशन. कभी भी इनकल्चरेशन पे कोई क्वेश्चन आता है तो याद रखना कि वो सोशलाइजेशन से बिल्कुल सेम है, तो आप सोशलाइजेशन के पॉइंट्स को इनकल्चरेशन में एड अप कर सकते हैं. Some important theories of socialization were developed by American sociologists. तो अभी हम लोग अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी हैं हमें सोशलाइजेशन की, वो भी आज हम कवर करेंगे. चार्ल्स हर्टन कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड. तो ये सारी चीजें हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग C.H. कूली के बारे में पढ़ेंगे. कूली इन हिज बुक, याद रखना है इन्होंने सोशलाइजेशन की थ्योरी हमें दी है अपनी बुक में जिसका नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन. राइट्स दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉन्ड. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, दैट सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉन्ड, यानी हमारा सेल्फ और जो सोसाइटी है वो एक साथ बॉन्ड होते हैं. एंड दैट वी नो वन एज इमीडिएटली एज वी नो दी अदर. और जैसे ही हमें एक के बारे में पता चल जाता है हमें दूसरी चीज के बारे में भी पता चल जाता है. दैट मीन्स सेल्फ एंड सोसाइटी. He further says that the notion of a separate and independent ego is an illusion. ये स्लाइड को याद रखना है, इन्होंने कहा था कि जो हमारा एक होता है कि हमारा सोसाइटी से अलग है हमारा सब कुछ, ये एक इल्यूजन है. ठीक है, सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ईगो कभी होता ही नहीं है, हमेशा हम सोसाइटी से मिले ही रहते हैं. He reiterates that self-consciousness can arise only in society and it is inseparable from social consciousness. इनका कहना है कि हमारा जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, यानी हम जो अपने बारे में चीजें समझते हैं वो हम सोसाइटी के बिना नहीं समझ सकते हैं. अगर हमें लगता है कि हम एक कमरे में बैठे रहेंगे और हम अपने बारे में सब कुछ जान लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है. तो सेल्फ कॉन्शियसनेस और सोशल कॉन्शियसनेस आपस में इनसेपरेबल है, ये बात याद रखना. अकॉर्डिंग टू हिम द सेल्फ इज सोशल. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है हर लाइन में, तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम द सेल्फ इज सोशल, मतलब हमारा जो सेल्फ है वो सोशल है. ठीक है, हम एंटी सोशल नहीं हो सकते हैं. द बेसिक आइडिया ऑफ द कंसेप्शन इज द वे वी इमेजिन आवरसेल्व्स टू अपीयर टू अनदर पर्सन इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन आवर कंसेप्शन ऑफ आवरसेल्व्स. अब यहाँ पर हम उनकी जो बहुत फेमस थ्योरी है जिसका नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ, उसकी बात कर रहे हैं. लुकिंग ग्लास सेल्फ में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि हम अपने आप को वैसे ही इमेजिन करते हैं जैसे कि सामने वाला हमारे बारे में सोच रहा हो. ठीक, तो लुकिंग ग्लास सेल्फ में C.H. कूली ने ये बोला था कि जिस तरह से हम लोगों को अपना सेल्फ दिखाते हैं हम कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं कि हम वैसे ही बन के रहें. ठीक है, आवर परसेप्शन ऑफ हाउ वी लुक टू अदर्स. 3 स्टेप्स में इन्होंने ये चीज बताई थी. पहला कि हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि हम दूसरे को कैसे दिख रहे हैं. ठीक है, आवर परसेप्शन ऑफ देयर जजमेंट ऑफ हाउ वी लुक, हम उनके जजमेंट पे फोकस करते हैं कि वो हमें कैसे जज कर रहे हैं. ठीक है,
आवर फीलिंग अबाउट दीज जजमेंट्स, और हम इन जजमेंट्स के बारे में क्या फील करते हैं, हम उसके बारे में फोकस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपको कहीं पर जाना है, ठीक है, आपको किसी पार्टी में जाना है, तो अगर आप कोई चीज, कोई ड्रेस खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, तो आप ये सोच के ही खरीदोगे कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो इस तरह से सी एच कूली ने अपना लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी हमें दिया है। कौन सी बुक में? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। Thus, we are constantly revising our perception of how we look. Just like a mirror that gives an image of the physical self, so the perception of the reaction of others gives an image of social self. देखो, लोग हमारे बारे में, जैसे हम जब शीशे में देखते हैं ना, जब हम मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, हम अपना चेहरा देखते हैं, अपनी ड्रेस देखते हैं, है ना, अपने फिजिकल सेल्फ को हम देखते हैं, ठीक है, और हमें पता चलता है कि हम कैसे लग रहे हैं, है ना। बट सोसाइटी हमें कैसे देख रही है, जब हम ये सोचते हैं तब हम अपने सोशल सेल्फ की इमेज को देखते हैं। कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई मुझे देख के क्या सोचेगा, उस पर डिपेंड करता है कि मेरा सोशल सेल्फ क्या होगा। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द परसेप्शन ऑफ जजमेंट ऑफ अदर इज एक्टिव फैक्टर इन द सेल्फ इमेज फॉर्मिंग प्रोसेस। तो ये याद रखना कि लोगों का जो जजमेंट होगा मेरे ऊपर, या जो वो मेरे बारे में सोचेंगे, वही मेरा सेल्फ इमेज भी क्रिएट करेगा। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। आपको सी एच कूली की लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी आई होप समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बात करेंगे अब। जॉर्ज हर्बर्ट मीड बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट है, थे मतलब, ठीक है। एग्रीड कंप्लीटली विद कूली दैट इट इज absurd टू लुक एट द सेल्फ और द माइंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. Although it may have its focus on organism, it is undoubtedly a social product and social phenomena. He believes that the self arises in interaction with social and non-social environment. The social environment is particularly important. देखो, इन्होंने पहली बात तो कूले की जो थ्योरी है उससे इन्होंने completely एग्री किया था, ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला था कि जो हमारा सेल्फ होता है वो तभी क्रिएट होता है जब हम सोसाइटी में जाकर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। एक बंद कमरे में आपका सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी कभी भी जनरेट नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसा बोलना था जॉर्ज हर्बर्ट मीड का। द सोशल एनवायरनमेंट इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। तो इनके हिसाब से जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, जहां पर हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, the basic argument which Mead developed was in support of this conclusion and also in support of his theory of me and I. जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है मी एंड आई। फॉर एवरी सोशियोलॉजी स्टूडेंट दिस वन थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फॉर मीड, मी इज दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एटीट्यूड्स टू विच द इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड्स। उन्होंने कहा था कि मी जो हमारा होता है वो होता है हमारा सोशल एस्पेक्ट, ठीक है। हमारे अंदर दो चीजें होती हैं, फर्स्ट इज मी एंड सेकेंड इज आई। तो मी जो होता है वो हमारा सोशल एस्पेक्ट होता है, वो सोसाइटी को क्या रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उस पर फोकस करता है। ही कॉल्ड द एक्टिंग सेल्फ द आई। और जो हमारा जो रियल सेल्फ होता है, जो चीजों को क्वेश्चन करता है, वो हमारा आई होता है। सो इजली समझने के लिए ये चीज याद रखना कि मी जो है वो हमारा सोशल सेल्फ है, ठीक है, जैसे हम सोसाइटी में बिहेव करते हैं। एंड आई जो है वो हमारा रिस्पॉन्स है टू मी, ठीक है। The process of personalizing the attitudes of other has been aptly described by Mead, who developed the concept of generalized other. This generalized other is composite of the expectations that one believes others holds towards one. देखो, मीड ने हमें दो चीजों के बारे में बताया था। पहला है जनरलाइज्ड अदर और दूसरा था सिग्निफिकेंट अदर्स। यहाँ पर हमें सिर्फ जनरलाइज्ड अदर्स की बात करनी है। देखो, जनरलाइज्ड अदर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ द जनरलाइज्ड अदर इज डेवलप्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड प्लेइंग रोल। जब हम रोल लेते हैं और रोल को प्ले करने की स्टेज पे आते हैं, वो स्टेजेस अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तब वहां पर जनरलाइज्ड अदर आता है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। टेकिंग एंड प्लेइंग रोल में जनरलाइज अदर के बारे में हम अवेयर होते हैं। अब वो जनरलाइज अदर कौन से हो सकते हैं? हमारे स्कूल में जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, ठीक है। टेकिंग रोल इज एन अटेम्प्ट टू एक्ट आउट द बिहेवियर दैट वुड बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ पर्सन हु एक्चुअली होल्ड्स द रोल। मतलब हमारा जो सेल्फ है, हमारा जो बिहेवियर है, वो जनरलाइज अदर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से
मोल्ड होता है, चेंज होता है, बनता है। ओके, प्लेइंग अ रोल इज एक्टिंग आउट द बिहेवियर ऑफ अ रोल दैट वन एक्चुअली होल्ड्स, whereas in taking role one only pretends to hold the role। देखो, प्लेइंग अ रोल का क्या मतलब है कि हम उस रोल को धीमे धीमे, जिस भी रोल पे हम आ चुके हैं या जाना चाहते हैं, धीमे धीमे हम उसकी एक्टिंग करते हैं, ठीक है। और टेकिंग रोल में क्या होता है, जब हम एक्चुअल में प्रिटेंड करने लगते हैं उस रोल को, ठीक है। अभी हम लोग ये सारी जो भी स्टेजेस हैं वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर आपको जनरलाइज अदर की मीनिंग, टेकिंग एंड प्लेइंग रोल की मीनिंग और टेकिंग एंड प्लेइंग रोल में जनरलाइज अदर के बारे में हम अवेयर होते हैं, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नाउ दिस part is very important. George Herbert Mead argues that a three-stage process is through which one learns to play adult role. ये 3 स्टेजेस हमें मीड ने दी है और उन्होंने कहा है इसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि एडल्ट अपना रोल कैसे प्ले करेगा, ठीक है। पहली इन्होंने स्टेज बताई है प्रिपरेटरी स्टेज। ये क्वेश्चन ऑलरेडी CUET के इस बार के एग्जाम में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है और नेट में भी इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। देखो, प्रिपरेटरी स्टेज का पहले तो आपको ईयर याद रखना है, 1 से लेके 3 इयर्स तक। इन दिस स्टेज अ चाइल्ड इमिटेट्स एडल्ट बिहेवियर विदाउट एनी रियल अंडरस्टैंडिंग। प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होता है, जब हम 1 से 3 साल के बीच में होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करते हैं। इमिटेट्स मतलब जो बड़े लोग करते हैं हम उसको देख के उसकी कॉपी करते हैं, ठीक है। जो वो बोलते हैं हम उसको रिपीट करते हैं विदाउट एनी रियल अंडरस्टैंडिंग। हमें पता नहीं होता है उसकी मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, वी जस्ट कॉपी दैट। तो ये याद रखना। नेक्स्ट इज प्ले स्टेज। प्ले स्टेज में क्या होता है, 3 to 4 years। इन दिस स्टेज children have some understanding of the behavior but switch roles erratically. At one moment the boy is a builder who is spilling blocks and moment later he knocks them apart. Similarly at one moment he is a policeman, another। देखो, इसमें क्या होता है, हम धीमे धीमे रोल्स को प्ले करने लगते हैं। मतलब बहुत सारे रोल्स को कुछ भी हम करते हैं। बचपन में क्या होता है, 3 से 4 साल के बीच में हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, किसी में हम डॉक्टर बने होंगे, किसी में हम पुलिसमैन बने होंगे, है ना। तो हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो रोल है, वो इसमें बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है और हम सारी चीजें समझ रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। और बार बार जल्दी जल्दी स्विच करते हैं रोल्स को, एक ही चीज नहीं रखते हैं, ठीक है। Now let us see the third stage, that is game stage. 4 to 5 years. This stage is one where the role behavior becomes consistent. यहाँ पर जो role behavior है वो consistent हो जाता है और purposeful हो जाता है। Child has the ability to sense the role of other players. ये भी याद रखना, दूसरों के रोल को भी समझने की अंडरस्टैंडिंग एक चाइल्ड में यहाँ पर आ जाती है। ओके, टू प्ले बेसबॉल ईच प्लेयर मस्ट अंडरस्टैंड हिज रोल होगा, ठीक है। तो बेसबॉल खेलने के लिए सभी प्लेयर को अपना रोल पता होना चाहिए, तभी तो वो खेल पाएंगे। सेम किसी भी गेम का एग्जांपल ले लो, अगर आपको क्रिकेट खेलना है और आपको पता ही नहीं है टीम में आपका रोल क्या है, या किसी को भी नहीं पता है, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो गेम स्टेज में आपको अपने रोल के बारे में सेंस हो जाता है। Mead's theory of role taking is an essential learning process in socialization. Both Cooley and Mead explain the process of interaction. They saw personality as shaped through our social interaction with others. देखो, दोनों की जो थ्योरी हमने पढ़ी, CH कूली एंड मीड की, दोनों ही इंटरेक्शन के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है, उन्होंने बोला है कि पर्सनालिटी जो हमारी है वो हमारे सोशल इंटरेक्शन से ही बनती है। ओके, बोथ अज्यूम्ड अ बेसिक हार्मनी बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी। इनके हिसाब से सेल्फ, हमारा जो पर्सनालिटी है, और सोसाइटी है, उसके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है। टू कूली द सेपरेट To Cooley, the separate individual was an abstract idea that had no existence apart from society, just as society has no meaning apart from individual। देखो, कूले का यहाँ पे कहना है कि इंडिविजुअल्स के बिना सोसाइटी कुछ नहीं है और सोसाइटी के बिना इंडिविजुअल्स कुछ नहीं, तो दोनों ही यहाँ पे ऐसे हैं जो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। ओके, the socialized self is shaped by the society and the society is an organization of persons it socializes. The self and society are two aspects of the same thing. तो ये चीज याद रखना कि self and society दोनों सेम थिंग है। ये मीड और CH कूले की थ्योरी में हमें पता चलता है। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे, तो वो इनसे थोड़े से अलग है। Sigmund Freud saw self and society in basic conflict, not harmony. अब यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ने सेल्फ और सोसाइटी को एज ए कॉन्फ्लिक्ट में लिया है। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन इससे आ सकता है। इन्होंने हार्मनी में नहीं लिया है, जैसे अभी हम लोगों ने मीड और कूली की बात की थी, इन्होंने फोकस किया है किस पे, कॉन्फ्लिक्ट पे। He believed that self is the product of the ways in which basic human motives and impulses are denied and repressed by the society. इन्होंने कहा हमारा जो सेल्फ होता है
वो एक प्रोडक्ट होता है उन सारी चीजों का जो हम एक्चुअल में सोसाइटी में नहीं कर पाते हैं और उन्हें दबाते हैं, उन्हें रिप्रेस करते हैं। ठीक है। Freud believed that the rational portion of human motivation was like visible part of an iceberg. देखो आइसबर्ग में क्या होता है, बहुत थोड़ा सा पार्ट विजिबल होता है। तो फ्रूड ने यहाँ पे बोला कि जो रैशनल हमारा ह्यूमन मोटिवेशन है वो उतना ही विजिबल होता है जितना कि एक आइसबर्ग का पार्ट। द लार्जर पार्ट ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन दैट रेस्ट विद इन द अनसीन फोर्सेस हैज अ पावरफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन कंडक्ट। इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हमारे अंदर ऐसी होती हैं जो कि अनसीन है। बहुत सारे मोटिवेशंस हमारे कंडक्ट हम छुपा के रखते हैं और वो हमारे ह्यूमन कंडक्ट पे बहुत सारा इफेक्ट करता है। ठीक है, हमारे मोटिवेशंस जिनको हम नहीं दिखाते हैं सोसाइटी में। ही डिवाइडेड द सेल्फ इनटू 3 पार्ट्स। इन्होंने सेल्फ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं ऑलरेडी। तो आईडी, ईगो और सुपर ईगो में इन्होंने सेल्फ को डिवाइड किया था। अभी एक एक करके हम सब कुछ देखेंगे। The ID is the pool of instinctive and unsocial desires and impulses which are selfish and antisocial. हमारे सेल्फ का जो पार्ट है जिसका नाम है आईडी, आईडी में क्या होता है कि हमारा ऐसी चीजें जो अनसोशल डिजायर्स है, मतलब सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, एंटी सोशल चीजें, हमारे सेल्फिश मोटिव्स वो आ जाते हैं इसमें। ठीक है। ईगो में क्या होता है, ईगो इज द कॉन्शियस एंड रैशनल पार्ट ऑफ द सेल्फ विच ओवरसीज सुपर ईगोज रिस्ट्रेन ऑन आईडी। देखो हमारे आईडी को दबाने के लिए, कवर करने के लिए हमारा सुपर ईगो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि काम करता है। ओके। तो ईगो क्या होता है, ये एक रैशनल पार्ट होता है जिसे ये पता होता है, हमारा सेल्फ का एक ऐसा पार्ट जिसे पता है कि हमें आईडी वाली चीजों को सोसाइटी में डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है। और सुपर ईगो उस पर रिस्ट्रेन लगाता है, मतलब सुपर ईगो कहीं ना कहीं उस पर पाबंदी लगाता है। ओके। नाउ super ego is the complex of social ideals and value which one has internalized and which forms a part of consciousness। मतलब जो चीजें हमें सोसाइटी में हमने सीखी हैं, जो आइडियल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो सारा मिलके बनाता है हमारा सुपर ईगो। तो देखो सुपर ईगो में वो सारी चीजें हैं, वो अच्छी चीजें, आइडियल्स, वैल्यूज जो हमें सोसाइटी सिखाती है, जो हमें सोशलाइजेशन के थ्रू हम सीखते हैं। बट आईडी में क्या होता है, आईडी में हमारे वो सारी चीजें होती हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, जो एंटी सोशल है। तो सुपर ईगो हमारी जो आईडी वाली चीजें हैं सेल्फ की, उसको रिप्रेस करता है। और ईगो क्या है, ईगो हमारा कॉन्शियसनेस है। ईगो को पता होता है कि हाँ सुपर ईगो हमारा आईडी को दबा रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी। मैंने बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, अदरवाइज ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आते हैं। ओके। ईगो इज द कंट्रोल सेंटर वेयर सुपर ईगो इज द पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे ऐसे समझो, ईगो एक कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, और सुपर ईगो हमारा पुलिस ऑफिसर है। और आईडी क्या है, आईडी है जिसके अंदर डिस्ट्रक्टिव डिजायर है, तो आईडी को आप चोर समझ लो। ठीक है। Since society restricts the expression of aggression, sexuality and other impulses, the ID is continually at war with superego। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सोसाइटी में रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जैसे गुस्सा, सेक्सुअलिटी, इम्पल्सेस, है ना। इसीलिए आईडी जो है वो सुपर ईगो के साथ हमेशा वॉर में होता है, याद रखना। आईडी इज ऑलवेज इन वॉर विद आवर सुपर ईगो, क्योंकि सुपर ईगो में तो हमें सिखाया जाता है वैल्यूज वगैरह ना, और आईडी उसके अगेंस्ट होता है। तो ये दोनों चीजें हमेशा वॉर में होती हैं, अंदर हमारे एक लड़ाई चल रही होती है। The ID is usually repressed, but at times it breaks through in open defense of the superego, creating burden of guilt that is difficult for the self to carry। कभी कभी क्या होता है कि आईडी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि उसे रिप्रेस करना मुश्किल हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। जैसे कभी आपको गुस्सा आ जाता है अचानक, है ना, या आप जैसे लोग गाली दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो आईडी है वो ज्यादा पावर में हो जाता है और हमारा सुपर ईगो नीचे हो जाता है। At other times, the forces of the ID find expression in misguided forms, which enables the ego to be unaware of real and underlying reasons for its action। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो आईडी होता है वो मिसगाइडेड फॉर्म्स को एज अ एक्सप्रेशन ले आता है, और जो हमारा ईगो होता है वो फिर कुछ कर नहीं पाता है। ठीक है। एज वेन अ पेरेंट रिलीव्स हॉस्टिलिटी बाय बीटिंग चाइल्ड, जैसे कि पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं ये सोच के कि उनके अच्छे के लिए मार रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। दस फ्रूड फाइंड्स दैट सेल्फ एंड सोसाइटी आर ऑफन अपोनेंट। इसीलिए फ्रूड ने कहा था कि जो हमारा सेल्फ और सोसाइटी है
वो एक दूसरे के अपोनेंट्स हैं एंड नॉट merely डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेम थिंग. फ्रूड सीज सेल्फ एंड सोसाइटी इन एटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. तो यहाँ पे जो बेसिक बातें हैं आपको वो समझ में आ गई होंगी आई होप. अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा. So that's it for today, guys. I hope you like this lesson. If you are watching me for the first time and you're a sociology student, don't forget to subscribe to my channel. You can go to playlist and मैंने playlist पे बहुत सारी चीजें free of cost add कर रखी है, तो please make use of it. Okay, the entire purpose of this channel is to provide these things for free, and so that people who really want to achieve their goals, people who really want to qualify exams can make use of it. तो अगर आप इसका use नहीं करोगे then it is going to be a waste. Okay, तो आप इसका अच्छे से यूज करो. एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू कैन ज्वाइन. दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज द चैनल ऑफ सोशियोलॉजी क्लास. इसको ज्वाइन कर लो. इस पे बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं शेयर करती हूँ, तो वो आपके काम आ सकती है. पर्सनल भी मैसेज आप कर सकते हो मुझे. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. कीप लर्निंग.